और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो तो देखिए कैसे लगाएंगे। मान लो लेट देयर बी n आइडेंटिकल सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स हैं, n मतलब 10-12 आइडेंटिकल सेल्स मान लिए, ईच ऑफ EMF, हर एक का EMF आइडेंटिकल है ना, तो आइडेंटिकल दो ही चीज़ होती हैं, एक तो EMF और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, R, ये खोल के लिखे करो, है ना। चलिए, बी कनेक्टेड इन सीरीज टू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम पे n आइडेंटिकल सेल्स होंगे, अभी हर एक का EMF E होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, और इसको हम सीरीज़ में लगाएंगे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। n सेल्स हैं, मान लो पहला सेल ये रहा, दूसरा ये रहा, देख पा रहे हो, शाबाश, तीसरा ये रहा, ऐसे जाते 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 n तक जाना है ना, ऐसे चलता रहेगा। हर एक का EMF E है, इंटरनल R, EMF E, इंटरनल R, EMF E, इंटरनल R, ऐसे n सेल्स का, ऐसे n सेल्स हैं, सबका EMF E है, इंटरनल R है। गया, क्या लगाओगे यहाँ, बैटरी लगाओगे? बैटरी क्यों लगानी, ये सारे सेल लगा तो रखें, क्या लगाओगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे, R बोल लिया उसे, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे। हमारा मेन पर्पज़ है ओम्स लॉ बना लें, V = IR या I = V/R लिख लें तो निर्वाणा मिल जाएगा, है ना, ऐसा करना चाहते हैं। चलिए, तो इतना हो गया। अब देखिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा सीरीज़ में क्या चक्कर पड़ेगा, पैरेलल में क्या चक्कर पड़ेगा, है ना। तो आप ये देखिए कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये सारे सेल्स सीरीज़ में लगे हैं, तो मतलब सीरीज़ में है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ वाला लगाएंगे। तो R सीरीज़ क्या होता है, मान लो पहले का भी R, दूसरे का भी R, तीसरे का भी R, ऐसे 10 होते हैं तो आप बोलते हैं 10R, 20 होते हैं तो आप बोलते हैं 20R, 50 होते हैं आप बोलते हैं 50R। मैं बोल रहा हूँ N है तो आप बोलोगे NR होंगे, कितने होंगे, NR। ठीक है, तो R सीरीज़ में कितना आया, अप टू N तक चलेगा, तो R सीरीज़ आया आप पे, 2 होते तो 2R, 3 होते तो 3R, N है तो NR। तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये सेल सीरीज़ में लगे थे तो इनका टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस जो इंटरनल होगा वो NR हो जाएगा। अब ऐसी EMF की बात है, तो EMF इफ़ेक्टिव निकालना चाह रहे हैं, EMF इन सीरीज़, तो आप क्या बोलोगे भाई, पहले का E सही है, दूसरे का E सही है, तीसरे का E सही है, ऐसे ऐसे जाते रहेंगे कहाँ तक, अप टू N तक। इसका भी वैसे आएगा, E सीरीज़ कितना आ जाएगा, NE, E सीरीज़ कितना आ गया, NE आ गया। शाबाश, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया, आपको एक्सटर्नल दिख रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल तो R है और इंटरनल आपको दिख रहा है R सीरीज़ है, तो R टोटल कितना हुआ, तो आपने बोलना है R प्लस NR। R सीरीज़ आपका NR है, और टोटल EMF कितना है, तो टोटल EMF आपको दिख रहा है E सीरीज़ है जो बराबर है NE के। तो मैं आपसे पूछो करंट निकालो, करंट, तो करंट होती क्या है, I = V/R या E/R, है ना। अभी तो E ही रखना पड़ेगा, V नहीं रख रहे, अगर मतलब ये देख रहे हैं कि हाइपोथेटिकली अगर करंट होता तो निकलता कैसे, वो तो हम ये देख लेंगे कि लॉस वोल्टेज कितनी है, वहाँ से निकाल लेंगे, है ना। करना तो नहीं चाहिए पर करना पड़ता है, पुरानी फिज़िक्स ऐसी चलती है। वैसे तो यहाँ पे वोल्टेज रखनी चाहिए थी, पर EMF से ही काम चलाते हैं, अभी प्रोबेबली देख रहे हैं कितना बनेगा, है ना। तो टोटल I होता है E/R, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF कितना है, NE है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस NR है। शाबाश, ये हो गया, ठीक है, शाबाश, इतना हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक कंडीशन देख लो, देखो
ये एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे हाथ में, इनमें से आर है एक्सटर्नल वाला, इंटरनल हमारे हाथ में नहीं है, सेल तो आपको मिलेगा रेडीमेड। तो एक स्पेशल केस देख लो आप, ये देखो आई और आर प्लस एन आर का कैसे रिलेशन है, इनवर्स है। देखो रेजिस्टेंस जीरो तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है, वो तो सुपर कंडक्टर में होता है, वहाँ पे भी रेजिस्टिविटी जीरो होती है, रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो इनका इन्वर्स रिलेशन है। मैं आपको बोलूँ इन्वर्स है, इसका मतलब अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आई मैक्स कब होगा, आई मैक्स। तो आगे जाके आप मैथ में पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, पर अभी के लिए आप ये देख लो कि अगर आई को मैक्स होना है, कंडीशन है आई को मैक्स होना है, तो उसके लिए टोटल एक्सटर्नल और टोटल इंटरनल बराबर होना चाहिए, मतलब आर बराबर आना चाहिए एन आर के। ये दोनों आर और एन आर बराबर होने चाहिए, आर और ऊपर ही लिखना वो चीज़ है ना, आर और एन आर, मतलब टोटल एक्सटर्नल और टोटल इंटरनल बराबर होने चाहिए, तब जाके आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो या तो आर को एन आर रख दो या एन आर को आर लिख दो, तो आपकी दो कंडीशन बन जाएंगी यहाँ से। देखो करंट की वैल्यू क्या आएगी, मान लो इस आर को एन आर लिख रहे हैं, तो आई इज़ इक्वल टू, ऊपर एन ई चल रहा है, नीचे हमने क्या करा, इस आर को एन आर लिख दिया, एक एन आर तो चल ही रहा है, एन आर टू एन आर होगा, टू एन आर, तो आप पे आई की वैल्यू आ गई ई बाई टू आर, ई बाई टू आर, ये आई की वैल्यू आप पे आ गई ई बाई टू आर, ठीक है। या अगर आपने क्या करा, एन ई ऐसे रहने दिया, इस एन आर को आर ही लिख दिया, तो आर प्लस आर आप पे टू आर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू एन ई बाई टू आर आएगी। तो ये दो कंडीशंस आप याद रखना, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और काम भी आएगी सीधा फार्मूले बेस ना, आप पूरा लिखो फिर बनाओ, उससे बढ़िया समझ लो, दिमाग में ये डेरिवेशन छप जानी चाहिए और हो जाना चाहिए, ठीक है। शाबाश। ऐसे अब रेजिस्टेंस इन एक पैरेलल करते हैं एक बार और देखते हैं रेजिस्टेंस की सेल इन पैरेलल करते हैं और वो देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब करते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, सॉरी सेल्स इन पैरेलल। ये सारी कंडीशंस आपने देख ली। तो राम कहानी वही है कि लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स, लिख लो, खुद बोल रहा हूँ मैं, लिखो लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। लेट दिस बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, बस इतना लिख लो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, लेट दिस बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इतना आप लोग लिख लेना। चलिए देखिए सेल्स इन पैरेलल, तो हमने क्या करा, हमने दो पॉइंट मान लिए और इन दो पॉइंट के बीच में अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा दिया। अब समझिए, यहाँ पे एक सेल लगाया, ठीक है, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल, और ऐसे करते गए कब तक, जब तक हम n तक ना पहुँच जाएं, ठीक है। ऐसे n सेल्स लगा रखे हमने बहुत सारे, दो बार बना देना चाहिए आप डॉट, या थोड़ा नीचे करके बना देना, मैं तो समझ गया। अब आपको पता है हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है, यहाँ पे भी E, R, यहाँ पे भी E, R, और ऐसा चलता रहेगा। अब आप खुद देखिए ये सब पैरेलल हैं, पैरेलल में EMF क्या होता है, सेम होता है, तो चाहे एक पे E हो
चाहे दूसरे पे भी ई हो, सब पे ई हो, टोटल तो ई ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है। यही तो मैं कहना चाह रहा था। मतलब सेल आप बेवकूफ़ी हो कि लगा रहे हो, सब ने एक जैसा काम करना है। मतलब सब ने ऐसे नहीं है कि 10 सेल लगा दिए पैरेलल तो 10 ई मिलेगा, नहीं, ई ही मिलेगा। 20 लगा दो तो 20 ई नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सीरीज़ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ई ही मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो सिंस cells are in parallel, therefore E total is equal to E individual, क्योंकि पैरेलल में यार ईएमएफ सेम होगा, एक का जितना उतना सबका, यही तो करते हो। तो E टोटल इज इक्वल टू E इंडिविजुअल, और बराबर कितने के, E के ही, क्योंकि सबका E है तो इंडिविजुअल भी वही और टोटल भी वही। शाबाश, आई बात समझ में? थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें। हर एक में अगर ई है तो भाई पैरेलल लगे हुए क्या काम आएगा यार? तुम्हें पता है ना, पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सबका डिस्टेंस सेम ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, शॉर्टेड डिस्टेंस ई ही रहेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देख लो, तो रेजिस्टेंस तो पैरेलल में इंटरनल, तो 1/r पैरेलल बराबर पहले का 1/r, पहले का r दूसरे का r है, पर 1/, बोल लेता हूँ, है ना। तो पहले का 1/r, दूसरे का 1/r, तीसरे का 1/r, अप टू जाना है आपको n तक। तो समझो 2 होते 1/r, तो आप क्या बोलते हैं 2/r। 3 होते तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r आपका 3/r हो जाता। 10 होते तो 10/r, 20 होते तो 20/r, 50 होते तो 50/r। आज मैं बोल रहा हूँ n है आज, तो आप बोलोगे सर n/r कर दो, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ n/r। ये सारा सॉल्व होके n/r आएगा। 2 होते तो 1/r 1/r 2/r, ऐसे n है तो n/r। तो r पैरेलल की वैल्यू क्या हुई, r पैरेलल की वैल्यू हुई r/n। अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो आप बोलोगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो एक्सटर्नल तो r है, इंटरनल कितना है, r/n है। खुश रहो, इतना हो गया। करंट की वैल्यू निकाल लो। करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I इज़ इक्वल टू टोटल EMF, तो E ही है क्योंकि सबका E था और पैरेलल में है तो E ही आएगा, और टोटल रेजिस्टेंस हुआ R प्लस R/n। अच्छा, आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ एलसीएम लोगे तो n के साथ R गया प्लस R है और होल डिवाइडेड बाई n है, ये n जाएगा ऊपर, तो I की वैल्यू आ जाएगी NE अपॉन NR प्लस R, ठीक है। ये फिर वही बात, I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कितना, NR प्लस R। R तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि मैटर की सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो रेजिस्टेंस तो हो गई। तो आप एक काम करो, अगर I को मैक्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NR और R को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। सबसे ख़तरनाक बात है, देखो एक इंटरनल रेजिस्टेंस, सिर्फ एक इंटरनल n टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल के बराबर है। मतलब अगर आपने 10 सेल लगा रखे ना, तो आपको रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा। मान लो एक सेल का 10 सेल लगा रखे हैं ऐसे, और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 है। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, और आपने ऐसे सेल ले रखे कितने, 10 ले रखे। तो भाई आपको एक्सटर्नल कितना रखना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल कुल मिला के टोटल ना आपको रखना पड़ेगा भाई n इंटू आर। तो कुल मिला के वैसी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, r की वैल्यू r/n। r/n इसका मतलब r तो आपका 5 है और n कितना है 10, तो कुल मिला के आपको हाफ़ रखनी पड़ेगी वैल्यू। तो देखो इंटरनल 5 है और एक्सटर्नल कितना आया, हाफ़ आया, इसलिए मैं बोल रहा था r कम होगा। r कितना होगा यहाँ से, r/n होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपको इंटरनल में ज़्यादा ध्यान देना है, इंटरनल बड़ा रखना है, 5-6 रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है, पर एक्सटर्नल कम रखना है। एक्सटर्नल क्या रखना है, कम रखना है। एक्सटर्नल इज़ नथिंग, इट इज़ फ्रैक्शन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, यह चीज़ है, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग क्या है, सीरीज़ में भी रखेंगे कुछ और पैरेलल में भी रखेंगे और देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। और यही सबसे मेन है, सेल्स इन मिक्स ग्रुपिंग।
सेल्स इन मिक्स ग्रुपिंग। समझ रहे हो, कुछ सेल्स सीरीज़ में लगाएंगे और ऐसी सीरीज़ वाली जो लड़ी है, जो सीरीज़ वाली लड़ी होती है ना, लड़ी पटाखे की लड़ी होती है जैसे मुर्गा छाप, तो ऐसी सीरीज़ वाली लड़ी हमने बहुत सारी लगानी है पैरेलल में, ठीक है। तो ऐसा है, तो पहले समझो, लेट n cells are connected in सीरीज़। n सेल्स को हमने सीरीज़ में लगाया, बहुत बढ़िया जी, पहले भी लगाया था अब भी लगा देते हैं। तो n सेल को सीरीज़ में लगाते हैं, ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चलते रहेगा कहाँ तक, n तक। एंड नाउ सच टाइप ऑफ सीरीज़, मतलब ऐसी ही n सेल्स की जो सीरीज़ है ऐसी बहुत सारी लेनी है। तो सच टाइप्स ऑफ सीरीज़ आर m इन नंबर, मतलब ऐसी हम लड़ियाँ m लेंगे, m कुछ भी हो सकता है। मान लो एक लड़ी में 10 सेल हैं और ऐसी हमें 5 लड़ियाँ लगानी है, ठीक है। तो लेट n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। नाउ ऐसी हम सीरीज़ वाली लड़ियाँ m ले रहे हैं, है ना, m इन नंबर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब भाई आपने एक लड़ी देख ली, एक लड़ी में कितने सेल हैं, n सेल हैं, ऐसी एक और लड़ी बनाओ पर पैरेलल बनाओ, ये बना दी, 1 2 ये बना दी, ठीक है। एक और बना लो, ये सारे सेल हैं और ऐसी हमें पैरेलल में m लड़ियाँ लगानी है। तो अब मैं m तो नहीं बना सकता, तो ऐसे बना रहा हूँ, मैट्रिक्स होगी ना भाई, ये बहुत बढ़िया। मैट्रिक्स का असाइनमेंट भी मिल गया है तुम्हें 200 पेजेस का, बहुत क्वेश्चन है उसमें, करो। केमिस्ट्री का भी मिल गया है, अच्छे से करो, काफ़ी क्वेश्चन है उसमें, है ना। जमा तो नहीं कर रहे, जमा कर लो, बच्चों को दे देना अपने, है ना। चलो ठीक है, लाइटली लो इन चीज़ों को, ठीक है। किन चीज़ों को, जो मैं बोलता हूँ, पढ़ाई को मत लेना, पढ़ाई तो पूरे अच्छे तरीके से करो, ठीक है। चलो अब हर एक उसमें n है, n सेल्स लगाए हैं और ऐसी कितनी लड़ियाँ बनाई हैं, m बनाई हैं, ये ठीक है। हर एक का EMF कितना है, R, E है, इंटरनल R है, EMF E, इंटरनल R, ऐसे ऐसे चलता रहा है, EMF E, इंटरनल R, सब में भर दो ऐसी। और फाइनली यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक सीरीज़ की बात करते हैं, सिर्फ एक सीरीज़ की। कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, शाबाश। आपको पता है सिर्फ एक सीरीज़ थी तो सबसे पहली डेरिवेशन में हमने क्या करा था, नेट रेजिस्टेंस निकाला था इंटरनल, तो सीरीज़ में तो R सीरीज़ निकालेंगे। तो देखो सिर्फ एक सीरीज़ देखो, एक लड़ी देखो, कितने रेजिस्टेंस हैं, n है, कितने सेल्स हैं, n है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो R सीरीज़ कितना होगा भाई, पहले का R प्लस दूसरे का R प्लस तीसरे का R अप टू कहाँ तक, n तक। तो तुम्हें पता है NR आता है, शाबाश। अब EMF निकालोगे सीरीज़ में, तो आपको पता है पहले का E, भाई पैरेलल थोड़ी है यहाँ, सेम थोड़ी होगा, दूसरे का E, अरे इसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले की, है ना। तो पहले पूरा देख रहे हैं इसका ना, तो पहले का E, दूसरे का E, तीसरे का E और आखिरी कब तक, n तक, तो ये बन जाएगा NE। तो आपको पता है एक लड़ी से टोटल रेजिस्टेंस कितना आना है, सिर्फ एक लड़ी से, एक सीरीज़ से टोटल रेजिस्टेंस आना है NR और टोटल EMF आना है NE, शाबाश। नाउ ऐसी कितनी लड़ियाँ हैं, M हैं, और वो लड़ियाँ कैसे लगी हैं, पैरेलल। तो नाउ M सीरीज़ मतलब यहाँ लड़ियाँ हैं, M सीरीज़ आर इन पैरेलल,
तो चलो पैरेलल का निकालते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या चीज़ है ना। ये डायग्राम देख लिया, शाबाश। मैं क्या कर रहा हूँ, अब सारी लड़ी को हटा रहा हूँ और वो जो एक सीरीज़ में लगाई थी ना जिसमें n सेल थे, उसकी जगह सिर्फ एक सेल बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, एक ही सेल है, वो सेल n सेल्स का काम करेगा, जैसे रेजिस्टेंस में करते थे। वो जो सेल है वो n सेल्स का काम करेगा, और n सेल्स का काम कर रहा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है NR और EMF है NE। इसके साथ पैरेलल में एक और लगाया, उसका भी NR और NE है। फिर एक और लगाया, उसका भी NR और NE है। और ऐसे M लगाए तो NR और ME ही चलता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक M है पैरेलल में। और फाइनली यहाँ पे क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कितना, कैपिटल R का, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। यही तो था ना, लड़ी हटा दी मैम हमने, उसकी जगह हमने क्या मान लिया कि हर लड़ी में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR है और टोटल EMF कितना है, NE है, ऐसा चला लिया। अब तुम इसका निकाल सकते हो, पूरे का, पैरेलल का देख रहे हो तो 1/R पैरेलल लिखोगे तुम, ठीक है, 1/R पैरेलल लिखोगे। पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R पैरेलल लिखा। एक रेजिस्टेंस पहला कितना है, NR है, दूसरा भी कितना है, NR है, तीसरा भी कितना है, NR है। कहाँ तक है, M तक है, M तक जाएगा NR। तो पैरेलल कैसा आएगा भाई, पहली लड़ी से या इकलौता कितना है वो NR है। यहाँ से देख पा रहे हो, वो पूरी लड़ी को मैंने NR बना दिया, एक सेल बना दिया। तो पहले से आया 1/NR, शाबाश। दूसरे से 1/NR, तीसरे से 1/NR, शाबाश। कहाँ तक जाएगा, M तक जाएगा, M तक जाना है इसने, शाबाश। थोड़ी देर के लिए 1/NR को अल्फ़ा मान लो, 1/NR थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मानो, रफ में मान लो। अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 होते तो आप लिखते 2 अल्फ़ा, 3 होते तो 3 अल्फ़ा, 4 होते तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 10 होते तो 10 अल्फ़ा, 20 होते तो 20 अल्फ़ा। आज M है तो M के लिए क्या लिखोगे, M अल्फ़ा, M साथ में अल्फ़ा। पर बच्चों अल्फ़ा कुछ और नहीं है, क्या है, 1/NR है, तो अल्फ़ा को हटाओ और यहाँ लिख दो 1/NR, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आया, M/NR आया। ये आपकी आई वैल्यू 1/R पैरेलल की। ज़रा R पैरेलल बता दो यहाँ से, फिर कितना आएगा। तो R पैरेलल क्या होगा, NR ऊपर जाएगा और M कहाँ आ जाएगा, नीचे, शाबाश। और अगर मैं आपसे R टोटल पूछ दूँ तो R टोटल होगा, एक्सटर्नल कितना है R और इंटरनल टोटल कितना है, NR/M है, ये आप लिख दोगे, ठीक है, शाबाश। अब क्या बात है, अब सिंपल सी बात है, आपको ये पता चल गया अब सारी कहानी EMF की है। तो ये हटा रहा हूँ मैं, और EMF में करना कुछ थोड़ी है, ये सारे पैरेलल हैं, तो जो एक का होगा वो सबका होगा। तो इन पैरेलल, आपको पता है इन पैरेलल जो एक का होता है वही सबका होता है। EMF ऑफ वन सीरीज़ और EMF ऑफ ऑल सीरीज़ या पैरेलल क्या होंगे, सेम होंगे। या पैरेलल, जो पैरेलल में लगे हुए सारे सेल, उनका उतना ही EMF होगा जितना एक सेल का है। एक सेल का कितना है, या इनका कितना था, NE था, उस सेल, इन सबको एक ही मान लिया था ना, एक लड़ी को पूरा एक सेल नहीं बनाया था। तो एक का कितना है, NE है, तो सबका भी कितना होगा, NE होगा। अगर आपको इतनी बातें पता चल गई तो I निकालो। I क्या होगा, टोटल EMF कितना है, NE, और टोटल करंट कितना है, ये रहा R प्लस NR/M, शाबाश, ये होगी R प्लस NR/M आ गया, शाबाश। अब सबसे मेन बात ये आप पे आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, M का एलसीएम ले लेते हैं। तो I की वैल्यू क्या आई, NE अपॉन कितना, M इधर जाएगा तो MR प्लस NR होल डिवाइडेड बाई कितना, M, प्रिंसिपल डिवीजन ये है, M जाएगा ऊपर। तो I की वैल्यू फाइनली आई आपकी MNE अपॉन M के साथ R और N के साथ स्मॉल r। मैं रटने के लिए नहीं बोलूँगा, याद कर लो इसे, ठीक है। याद करने और रटने में बहुत फ़र्क है। चलिए स्पेशल केसेस, तुम्हें पता चला कि I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R प्लस NR/M,
मैं चाहता तो यहाँ हज़ारों तरह की बातें करा था मैक्सिमा मिनिमा की, पर आप ये समझो कि आई मैक्सिमम कब होगा, जब आर प्लस एन आर बाई एम क्या हो, मिनिमम हो। भाई ये जितना कम होगी तो ये चीज़ उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो जितना कम ये उतना ज़्यादा, ठीक है। ये कम कब होगा, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था। यहाँ पे करते कुछ नहीं है, ये इसको अंडर रूट आर का स्क्वायर मानते हैं, उसे अंडर रूट एन आर बाई एम का होल स्क्वायर मानते हैं। 2ab वाली टर्म प्लस माइनस करते हैं, मैथ वाले बच्चों को समझ में आ रही होगी। 2ab वाली टर्म प्लस माइनस करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें। पर मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि मिनिमम कब होगा, जब r और एन आर बाई एम बराबर हो। जब r बराबर हो एन आर बाई एम के। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है ना, जीरो मत समझना इसे कि मैंने सर ने जीरो के बराबर रख दिया फिर उसको उधर करा, नहीं, मैक्सिमम मिनिमा से करा। r एन आर बाई एम के जब भी बराबर होगा तो i आपका मैक्सिमम आएगा, इतना याद रखना। अब ये देखो r क्या है, एक्सटर्नल है, और ये क्या है, एन आर बाई एम। एन आर बाई एम क्या है, टोटल इंटरनल। एन आर बाई एम टोटल इंटरनल नहीं है, देखो ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल एक्सटर्नल प्लस टोटल इंटरनल। तो मिक्स ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम कब आएगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कब आएगा, जब कुछ सीरीज में थे, उनका कितना था, याद करो, एन आर था, और ऐसे कितने थे, पैरेलल में एम थे, तो क्या करा था, 1/nr 1/nr अप टू m/nr, फिर इसका उल्टा कर दिया था तो nr/m। तो टोटल एक्सटर्नल और टोटल इंटरनल जब भी बराबर आएंगे तो करंट मिक्स ग्रुपिंग में क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है, शाबाश। चलिए, अभी तो आपने देखा कि आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज़ पैरेलल में लगा के क्या होता है, ठीक है। अब ज़रा आप ये भी देख लो कि अगर हम डिफरेंट ईएमएफ के सेल या डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। सीरीज़ का तो इतना नहीं पूछते, सीरीज़ में जनरली आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है दोनों चीज़ों को। पैरेलल में कैसे होता है, तो पैरेलल में देखिए, तो मान लीजिए नोट डाल के देखिए, आपने नोट में लिखा व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट EMF E1 and E2 and different internal resistance R1 and R2 are connected in parallel। आप अगर इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे देन मेन बात क्या है, तो ज़रा डायग्राम देखते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो डायग्राम तो सिंपली आपको पता ही है कैसे बनेगा। मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पे ये रहा, इसका EMF E1, और इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। दूसरा ये रहा E2 और R2 वाला, और यहाँ पे कहीं हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया R। तो ज़रा हम देखते हैं नेट EMF क्या होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आपको पता है पैरेलल में कैसे निकलता है, 1/r पैरेलल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये r पैरेलल तो आप पे आ गया, देखिए एलसीएम लेंगे तो r1 r2 ऊपर जाएगा, r1 प्लस r2 नीचे आ जाएगा। EMF आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए भला होगा। ई नेट अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कितना, E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ई नेट हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना, सिंपल से न्यूमेरिकल आएगा, वैल्यूज़ डाल देना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा हम देखते हैं, दूसरे चैप्टर में आ ही गए हम, और दूसरे चैप्टर का हम ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें जनरली सबसे पहले तो आपको लॉस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको लॉस पे ही बेस कुछ डिवाइसेस होती हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, ये पढ़नी है, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है,
इतना पढ़ लोगे तो वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद आपको आखिरी में जूल्स हीटिंग लॉ पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा चैप्टर है वो, उसको ख़त्म करेंगे। पावर पूवर से रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। पिछली बार क्लास में आपने पिछली क्लासेस में क्लास 11th में आपने मैकेनिक्स में मैकेनिकल पावर देखी थी, आज इलेक्ट्रिकल पावर देखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर बस, और क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उसके लिए पहले आप जंक्शन और लूप या मैश के बारे में समझ लीजिए क्या चीज़ें होती हैं, है ना। चलिए तो देखिए, तो ज़रा आप लूप तो छोड़ो, पहले जंक्शन के बारे में पढ़ लो। जंक्शन को एक और चीज़ बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है नोड, वही चीज़ है। नोड एंटी नोड आपने वेव्स में भी पढ़े थे, ठीक है। तो जंक्शन या नोड क्या है, तो ध्यान से देख लीजिए। मान लो ये एक कंडक्टर है या एक वायर है और ये दो पार्ट में टूट गई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये वायर थी एक, ये दो पार्ट में टूट गई, ठीक है। या क्या हुआ, सिंपली जैसे आप कुछ भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जंक्शन क्या चीज़ है। यहाँ पे जैसे ये जंक्शन है, यहाँ पे ये देखिए क्रॉस, ये भी एक तरह का जंक्शन है। ये नहीं है जंक्शन, वो भी नहीं है जंक्शन। तो जंक्शन है क्या? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पे दो कंडक्टर्स या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स या दो से ज़्यादा वायर्स मीट करें। क्या करें? मीट करें, या अपीयर हो टू मीट करने की उन पे टेंडेंसी हो। इसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन या नोड बोलते हैं। तो जंक्शन या नोड क्या है? पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट where two or more current carrying conductors या वायर मीट या लीव, या तो आ रही होंगी या जा रही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ से तो जा रही, यहाँ को आ रही है या आ भी सकती हैं, है ना। यह है जंक्शन। के बाद ज़रा आप लूप के बारे में पढ़ो। लूप क्या होता है या मैश क्या होता है? इट इज़ एनी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनी क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट जहाँ पे आप लूप लॉज लगा सकते हैं, ठीक है। एनी क्लोज पार्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट, पार्ट या पाथ, जो भी आपको बोलना है बोल लेना। पाथ भी आ सकता है, जैसे ये लूप हो सकता है, या ये भी लूप हो सकता है क्योंकि ये क्लोज है ना, ठीक है। ऐसे गए 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 गए, तो ये दोनों लूप्स हैं, ठीक है। जंक्शन और मोड आपको पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम ज़रा कुछ लॉस पढ़ेंगे। तो पिछली बार क्लास में भी, मतलब पिछली जो 11th क्लास थी उसमें भी किरचॉफ के रूल थे, वो आपके किस पे लगते थे? कंडक्टिंग स्लैब या कॉइल्स में लगते थे, है ना, थर्मल कॉइल्स में। यहाँ पे भी है, दोनों में एक ही रूल है। तो हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स, कुछ लोग लॉ बोलते हैं, कुछ लोग रूल बोलते हैं। किरचॉफ्स रूल, के रूल्स भी बोल सकते हो आप इसे। तो दो रूल हैं इसके, एक है किरचॉफ फर्स्ट रूल और एक है किरचॉफ सेकेंड रूल। इस रूल का एक और नाम है जंक्शन थ्योरम, और उसका एक और नाम है लूप थ्योरम। ये दोनों बेसिक कंजर्वेशन लॉज जो होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। 3-4 होते हैं, वो सारी फिजिक्स एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला जो है पहला लॉ, जंक्शन वाला, ये बेस्ड है अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
ये चार्ज के कंजर्वेटिव लॉ पे बेस है, जबकि ये वाला जो है ये है बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। अब सबसे मेन बात क्या है कि ये होंगे कैसे एक्सप्लेन, तो पहले समझ लेते हैं, नीड देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट तो लिखा जाएगा। मान लो यहाँ एक जंक्शन है, ये रहा, ठीक है, ये जंक्शन जे मान लिया। मान लो कुछ करंट आ रही हैं, ठीक है, I1 I2 I3 I4 I5 I6, ये कुछ जा रही हैं और कुछ आ रही हैं। कुछ करंट इस पॉइंट को जंक्शन से जा रही हैं, कुछ आ रही हैं। तो जाने वाली कौन सी हैं, ऐसे हैं या ऐसे हैं। आने वाली अंदर को एरो होगा, आने वाली का अंदर को एरो होगा, ठीक है। तो ये मान लेना कि जो जा रही होगी, जो जा रही होगी मतलब अवे जो होंगी, उनको आप नेगेटिव मान लेना, ऐसे साइन कन्वेंशन है। और जो पास की तरफ आ रही होगी टूवर्ड्स, उसे पॉजिटिव मान लेना। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी ऐसा पॉइंट या नोड नहीं होगा जो करंट को पैदा करे, प्रोड्यूस करे, या कोई भी ऐसा पॉइंट या नोड नहीं होगा या जंक्शन नहीं होगा जहाँ पे करंट ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं होगा विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और कैन डिस्ट्रक्ट या और कैन सिंक, गायब कर दे, ख़त्म कर दे, पी ले, ठीक है, सिंक एनी इलेक्ट्रिकल करंट या उसमें समा जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहना ये चाह रहा था कि भाई सम टोटल जीरो आएगा, मतलब जितनी आ रही होंगी उतनी ही जा रही होंगी, यही इसका कहना था, क्योंकि ना बनेगी ना ख़त्म होगी। तो इसका मतलब क्या है, बस ये एक वे है जाने का, मोड है पैसेज का, मोड, यहाँ कोई बनेगी नहीं करंट और ना यहाँ से ख़त्म होगी, ठीक है, ये बात है। तो अकॉर्डिंग टू इट मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ कि इनका जो सम होगा एल्जेब्रिकली करना है, एंगल तो मेन मैटर नहीं करता। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इन द डिफरेंट वायर, है ना, समझ जाना, करंट्स डिफरेंट वायर में ही है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, मीटिंग एट अ जंक्शन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a junction in a closed electrical circuit, in a closed electrical, ये दोनों लॉ कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। in a closed, ये उसको एक्सप्लेन करता है, वो उसको करता है। in a closed electrical circuit is always zero, is always zero। मतलब इसने कहा कि समेशन लगा लो, टोटल करंट यही होता है, और I इज़ इक्वल टू ज़ीरो, समेशन I इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका कहना था, ठीक है। कहा क्या है इसने, ज़रा समझो। ये है, मान लो आप कि जो करंट अंदर को आ रही है वो पॉजिटिव है। तो देखिए I1 अंदर को आ रही है तो प्लस की I1 हो जाएगी, ठीक है। I4 अंदर को आ रही है तो प्लस की I4 हो जाएगी। I3 भी अंदर को आ रही है, अच्छा वो फर्स्ट लॉ में ही लिखना, ये मिटाना क्या, आप बड़ी सी लाइन खींचोगे ना, अभी फर्स्ट लॉ ही चल रहा है ना। प्लस की I3 और फिर I5 भी अंदर को आ रही है तो प्लस की I5, और बाहर कौन कौन जा रही है, I6 और I2। तो प्लस के साथ माइनस का I6 बाहर जा रही है तो कन्वेंशन लगाया, और माइनस का I2 बराबर जीरो के। चलिए माइनस उधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा, तो I1 प्लस I4 प्लस I3 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I6 के। I बड़ा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो I1 I4 I3 I5 हैं, ये अंदर आने वाली हैं और I2 I6 बाहर निकलने वाली हैं। तो टोटल करंट इन अंदर को जो आ रहे हैं इज़ इक्वल टू टोटल करंट आउट जो बाहर को निकल रहे हैं। एक चीज़ अंदर को आ रही है और दूसरी बाहर को निकल रही है।
आपको ये याद रखना है। दूसरी बात यहीं से ये एक्सप्लेन होगी, देखो रुक नहीं रही हैं, तो नो जंक्शन कैन एक्ट एज सोर्स और सिंक। ना कोई बना सकता है करंट को, ना उसमें जाके डूब जाएंगी या सिंक हो जाएगी। सिंक मतलब यहाँ है ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो ये पहला लॉ इतना था, पहला लॉ इतना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस है। इसके बाद आपको पढ़ना है किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम लूप थ्योरम भी कहते हैं, और इसको जरा हम समझ के करेंगे, है ना। पहला लॉ तो आपका ये हो गया, दूसरा देखिए। पहली बात तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। अब ज़रा देखिए, मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, उसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक इधर भी मान लो, फिर एक सेल यहाँ है, बैटरी मान लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सेल भी मान सकते हो, है ना। सेल यहाँ है और एक सेल यहाँ है, ये हो गया, ठीक है। अब जब भी ना प्लस माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो, इसे R4 मान लो, ठीक है। और ध्यान से देखिए, इसको EMF को E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। मतलब सिंपली यहाँ हम ये भी मान के एज्यूम करके चलेंगे कि कोई हीट लॉस नहीं हो रही। मान लेते हैं होती तो हैं, पर आज मान लेते हैं कोई हीट लॉस नहीं हो रही। अब फिर इसने कहा क्या, इसने बोला आप निकालो टोटल EMF, ठीक है। हमने टोटल EMF निकाला, टोटल EMF कितना हो गया। देखिए मैं यही मॉडिफिकेशन करूँगा, अलग अलग केसेस बनाना आप लोग। तो आप ये देख लो, जब एक सेल का माइनस और दूसरे सेल का प्लस ऐसे कनेक्ट हो, मतलब एक का माइनस और दूसरे का प्लस, ठीक है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चले, तो सेल्स को ऐड करते हैं या सेल्स के EMF को ऐड करा जाता है ना। तो E1 प्लस E2 कर दिया, ये हो गया, और कुछ नहीं करना। जब प्लस माइनस हो तो E1 प्लस E2 कर देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप एक और चीज़ निकालिए। मान लो इन सेल्स की वजह से जो टोटल करंट बना वो I बना, प्लस यहाँ है तो मान लो यहाँ से I गया, ठीक है। तो आप ये देखिए, आपको ये भी पता है कि V = IR होता है। तो ये देखिए कि करंट कितने कितने बने या पोटेंशियल्स कितने कितने बने, है ना। तो एक तो देखो R1 के अक्रॉस भी ये I जाएगा, R3 के भी जाएगा, सब के अक्रॉस I ही जा रहा है ऐसे। तो एक देखिए V कैसे बनेगा, V = IR होता है, तो I × R1 बना। तो एक तो आपका I × R1 बना, ठीक है। दूसरा क्या बना, दूसरा बना आपका I × R2, ठीक है, I तो सेम है। ऐसे ही तीसरा क्या बना, I × R3, और चौथा कितना बना, I × R4, ठीक है, I × R1, I × R2, I × I3, I × IR4, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ जो आपका लूप थ्योरम है, उसने सिंपली बस इतना कहा कि ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो था, या जो लॉस्ट वोल्टेज था, वो जो IR होता है ना, उसको हमने लॉस्ट वोल्टेज लिखा था, गायब हो गई वो। लॉस वोल्टेज होती है, नहीं लिखा तो आप लिख लेना। तो अगर कोई लॉस वोल्टेज ना हो तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो किरचॉफ ने सिंपली ये कहा कि E1 + E2 बराबर IR1 + IR2 + IR3 + IR4। समझ जाना क्या है, सम है किसका, प्रोडक्ट किसका हो रहा है, करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस में कितना करंट है और वो जो रेजिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट है इनका सम करोगे तो टोटल EMF आ जाएगा। अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ नो लॉस्ट वोल्टेज और नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनीथिंग, स्ट्रेन लाइक समथिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अगर हमने पोटेंशियल बदल भी लिए, यहाँ प्लस माइनस कर दिया और माना कि E2 इज़ ग्रेटर दैन E1 है, तो जब भी प्लस प्लस कनेक्ट होंगे तो भाई माइनस करना है, तो हो जाएगा कितना, E2 - E1। कुछ भी हो जाए लॉ बरकरार है, लॉ अब भी वही है। इसके अलावा क्या हो जाए, इसके अलावा ये हो जाए कि मान लो आपने दो रेजिस्टेंस ऐसे लगा रखे पैरेलल,
ये R1, ये R2, और 2 सेल भी लगा रखे आपने ऐसे। लॉ हमेशा बरकरार रहेगा, ये E1 है, ये E2 है। तो आप देखो, मान लो यहाँ पे इसने करंट I भेजी होती तो इसकी साइड जाती I2 और ऊपर जाती कितनी I1। समझ रहे हो ना, यहाँ जंक्शन आ गया। ये चीज़ क्या है? अबे ये थोड़ी है जंक्शन, वो तो कोना है, रास्ता तो वही है। जंक्शन यही है ना बच्चों। ये 3 पार्ट दिख रहे हैं आपको? सर यहाँ भी 2 पार्ट हैं। अरे यार दंगे करवाएगा। 2 पार्ट कहाँ हैं? वो तो ऐसे ही चल रहा है वो। ये देखो ऐसे जा रहा है, कहाँ है? ठीक है, जंक्शन यही है। ठीक है, तो है क्या, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ माइनस है तो फिर प्लस है, तो ऐड ही करना है। तो इसने ये बोला किरचॉफ के सेकेंड लॉ ने कि कुछ भी हो जाए तो E1 + E2 ही रहेगा। और देखिए R1 पे कितना करंट है? I1, तो प्रोडक्ट कितना हुआ? I1 R1, और यहाँ पे कितना है? I2, और यहाँ पे कितना है? R2, तो I2 R2 हुआ। तो अभी भी जंक्शन लॉ फॉलो है। E1 + E2 को आप समेशन E लिख सकते हो, जैसे समेशन I लिखा था ना, ऐसे आप इसे क्या लिख सकते हो? समेशन E लिख सकते हो। और बच्चों ये I R है, तो इसे लिख सकते हो आप समेशन IR। ऑब्वियसली ये 1 से लेकर n तक जाएगा, ये भी 1 से लेकर n तक जाएगा। तो मतलब पहले I1 R1, फिर I2 R2। कभी कभार है ना, कभी कभार करंट सेम भी होती है, तो समेशन E समेशन IR यहाँ भी आ रहा है। अब अगर आप बैटरी भी चेंज कर लो तो क्या होगा? E1 - E2 आ जाएगा। लगेगा तो यही रूल, तो यही आएंगे। तो फाइनली आपको समझ में आया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। इसे लिखे कैसे? तो किरचॉफ ने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, या टोटल EMF, जो भी आपको बोलना है, ठीक है, इन अ क्लोज लूप, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लोज लूप में चलेगी या मैथ्स में चलेगी, वही तो आप कर रहे हो। तो इन क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ, किसका अलजेब्रिक सम? समेशन अलजेब्रिक सम के लिए लगता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, ठीक है, किसके बराबर है? ये इज़ इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो इज़ इक्वल टू, फिर दोबारा क्या आया? समेशन आया। इज़ इक्वल टू समेशन मतलब अलजेब्रिक सम, ठीक है, ऑफ किसका? समेशन किसका करना है? प्रोडक्ट का करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या? रिस्पेक्टिव करंट एंड इट्स रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस लिख लो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट जो इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी, ऐसे आप प्रोडक्ट बनाओ और उन सब का सम किसके बराबर होगा? टोटल EMF के बराबर होगा, है ना। तो समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR आ गया। इसे वोल्टेज थ्योरम भी बोलते हैं, लूप थ्योरम बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। वोल्टेज थ्योरम भी इसे कहते हैं। वोल्टेज का ही लेना देना है, यहाँ पे कोई लॉस वोल्टेज नहीं हो रही, तो E इज इक्वल टू IR ही आएगा, या V इज इक्वल टू IR ही आएगा, ठीक है। V तो वो खुद है बराबर E के, ठीक है, शाबाश। किरचॉफ रूल आपने समझ लिया, तो अब आप तैयार हो क्या पढ़ने के लिए? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझते हैं और करते हैं। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम था, ये कोई बंदा होगा व्हीटस्टोन, उसी का नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। जनरली ये इसी प्रिंसिपल का यूज़ करता है, लूप थ्योरम का और चार्जेस का, है ना, या जंक्शंस का। तो क्या है ये? तो बच्चों ये एक तरह का एपरेटस है, ये डिवाइस है, बहुत बड़ा होता है ये। किसने दिया था? लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने दिया था, ये बहुत बड़ा होता है। शायद लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने दिया था या साइक्लोट्रॉन दिया था, इसमें कंफ्यूज हूँ मैं, आई कांट रिकॉल द फैक्ट, नेट में चेक करना है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बुक में देखना। तो ये एक एपरेटस है, ये डिवाइस है, जो किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर मीजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। जो अननोन रेजिस्टेंस हो, कभी कभार ऐसी नौबत भी आ जाती है कि आपको रेजिस्टेंस तो पता है कि वो रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर ये नहीं पता होता वो कितने वैल्यू का है। तो इट इज़ यूज फॉर मीजरिंग अननोन रेजिस्टेंस
अपने डेरिवेशन के हिसाब से उसे R मान लेते हैं, है ना। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक रेजिस्टेंस तो नहीं पर 2 रेजिस्टेंस दूंगा जिसको P एन Q बोलते हैं, और P एन Q को हम रेशो आर्म्स बोलते हैं। रेशो आर्म्स मतलब P और Q की इंडिविजुअल वैल्यू तो पता नहीं है पर रेशो पता है। जैसे P रेशो Q 1:2 है, तो 1:2 तो 2/4 भी होता है, 5/10 भी होता है, 20/40 होता है, 50/100 होता है, तो रेशो पता है, ठीक है। और एक हम लेंगे वेरिएबल, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हम लेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं। देखा होगा आपने रेजिस्टेंस बॉक्स, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहते हैं, इसको हम वेरी करा सकते हैं। और इसको ज़रा हम ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करा जाता है, तो देखो एक थोड़ा ऊपर है ना, एक यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, ऐसे ऐसे बनाओ जी, रेजिस्टेंस बनाओ। ये बना दिए, है ना। अब क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन करो, इसको ऐसे ज्वाइन करो, इसको ऐसे करो। सबसे पहले यहाँ एक की बनाओ, ये हमारी टैपिंग की हो गई, है ना, की। और फिर यहाँ पे हम अपना बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं, जो भी आपको लगाना है ना। अब इसको हम बोल देते हैं DC, B और C, और बाकी तो कुछ है नहीं। की का नाम K1 बोल लो, टैपिंग नहीं, हाँ टैपिंग बना लो, चाहे वैसे ही बना लो, स्विच वाली नहीं, ऐसे भी बना सकते हो, अंदर टैपिंग लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ टैपिंग की लगा दी, इसको K2 बोल देंगे। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना और छोटी करंट्स को मेज़र करना मिली एम्पियर में, ठीक है। एमीटर भी यही काम करता है, पर गैल्वेनोमीटर का अपना ड्राइविंग सर्किट नहीं होता, गैल्वेनोमीटर ही एमीटर बनता है, बाद में पढ़ोगे, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब नाम दो, ये P, ये Q, ये R, S है आपका वेरिएबल, P और Q रेशो आर्म पता है, R आपका जो है अननोन है, यही आप निकालना चाहते हो, अननोन है। P और Q आपकी रेशो आर्म्स है, ठीक है, B और C बाकी ये चीज़ें। तो देख लीजिए आप कैसे बना PQRS गैल्वेनोमीटर। अब ज़रा समझो इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले तो एक्सटर्नल, इसको अभी तो ये ओपन सर्किट है, क्लोज़ करेंगे इसे। क्लोज़ कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले हम की K1 को प्रेस करा, टक, तो यहाँ पे डॉट बन गया। तो ऑन प्रेसिंग की K1 फर्स्ट, ऑन प्रेसिंग K1 फर्स्ट एंड देन K2, इसको भी प्रेस कर दिया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब जैसे ही हम इस की K2 को प्रेस करेंगे ना बच्चे, तो सर्किट पूरा होगा। और ये इस वायर में, ये जो ये आर्म है, इसमें भी करंट आएगा, क्योंकि जैसे ही सर्किट पूरा होगा करंट जाएगा, इधर गया, नीचे गया, आगे गया, ऐसे, है ना। कुछ पार्ट आगे जाएगा, कुछ पार्ट नीचे जाएगा। तो जाना चाहिए था इस करंट को नीचे। जैसे ही नीचे जाता ये गैल्वेनोमीटर उस करंट को डिटेक्ट कर लेता। जैसे ही नीचे जाता तो गैल्वेनोमीटर उस करंट को डिटेक्ट कर लेता। पर हम एक तरीका देखो क्या कर रहे हैं, हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना। हम इसे ऐसा चेंज करेंगे कि करंट नीचे ना जाना चाहे, आगे को बढ़ जाए। हम इस S की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम ही करते हैं, इतनी कम कर दें कि इस गैल्वेनोमीटर के मुकाबले बहुत कम हो जाए। चल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सब में ही होता है रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। इन दोनों के बीच में लड़ाई है, गैल्वेनोमीटर और S के बीच में। S रियोस्टेट है, G गैल्वेनोमीटर है। मैं S का रेजिस्टेंस फिक्स तो नहीं है, रियोस्टेट है, वेरिएबल है, इतना कम कर दूं कि जो करंट यहाँ से आ रही है वो नीचे को ना जाना चाहे, आगे को बढ़ जाए। तो जब वो आगे को बढ़ जाएगी, नीचे को नहीं जाना चाहेगी, मतलब नीचे ये जो K2 और G वाली आर्म है, इसमें कोई करंट पहुँचेगी नहीं। और जब कोई करंट ही नहीं पहुँचेगी तो गैल्वेनोमीटर किसको मीज़र करेगा। जब वहाँ करंट ही नहीं पहुँचेगी तो गैल्वेनोमीटर किसी को मीज़र नहीं कर पाएगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा 0,
कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर ऐसे नहीं जाता है एमीटर वोल्टमीटर की जगह, वो ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे जाता है। एमीटर ऐसे जाता है, वोल्टमीटर भी ऐसे जाता है, पर गैल्वेनोमीटर ऐसे जाता है, यूँ और यूँ। ठीक है, ये चीज़ है। ऑन प्रेसिंग की K1 फर्स्ट एंड देन K2, इफ़ नो करंट, आपको पता है उसके पीछे कल्प्रिट कौन है, एस है। इफ़ नो करंट passes through galvanometer and Ig, करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना हो जाए, 0 हो जाए, देन हम बोलते हैं कि ये जो हमारा ब्रिज बना है, एक तरह का ब्रिज बना ना, ये ब्रिज बैलेंस हो गया। देन, और ये बहुत न्यूमेरिकल में काम आता है, देन ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस हो गया। बैलेंस की कंडीशन क्या है कि P के अपॉन में Q और R के अपॉन में S बराबर आ जाएं बच्चे। P अपॉन Q बराबर आ जाए कितने के, R अपॉन S के। ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है, कि P अपॉन Q और R अपॉन S के आ जाए, बराबर आ जाए। अब देखिए इसका आपने प्रिंसिपल देख लिया, पहले बाहर वाली की फिर अंदर वाली। इसको इतना कम कर दो कि करंट यहाँ से नीचे ना जाना पाए, आगे चले जाए, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं, ज़रा देखते हैं कैसे होता है। तो देखो, तो देखिए होता कैसे है।